हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमएट 002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पार्ट 4 एमएट 002 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ऑलरेडी मैंने बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं विद एक्सप्लेनेशंस। अगर आप चाहें तो उन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो। और ये पार्ट 4 है जिसमें मैं और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच गए हैं उन्हें कवर करूंगी। एमएट 002 ये पेपर या सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस इग्नू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Efforts are being made to harness the traditional practices and knowledge in the local communities along with scientific inputs in various areas to make the process of sustainable development faster. Justify the statement giving suitable examples. तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। इसका आंसर है कि often scientific methods and resulting approaches in specific communities or localities do not work. कुछ localities या communities के लिए कुछ scientific methods और जो उनके results होते हैं वो work नहीं करते हैं, जिसका कि example है several genetically engineered new varieties of plants failed to give expected results in different localities. यानी बहुत से ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड न्यू प्लांट की जो वैरायटीज थी वो कुछ लोकेलिटीज में जो उनसे एक्सपेक्टेशन किया गया था वो रिजल्ट देने में फेल हो गई। बहुत सी ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के जो मेथड्स थे वो भी कुछ लोकल सिस्टम्स में फेल हो गए। अगर कोई चेंज प्रोसेस वहाँ की पीपल को एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो चीज़ वहाँ वर्क नहीं करती है, वहाँ वो चीज़ चल नहीं पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर लोग अपने लोकल रिसोर्सेज और प्रैक्टिसेस को चेंज करने में अगर एबल हो पाते हैं तो उसका रिज़ल्ट उनको बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे कि उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है और उनकी जो है डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो जाती है। इसीलिए ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और नॉलेज जो कि एक लोकल कम्युनिटीज़ के पास ऑलरेडी होती हैं, हमें उनको उनकी मदद से ही या उनकी उस ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें साइंटिफिक चीज़ों के साथ मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसमें पहला है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चरल नॉलेज जो है वो इंडिजिनियस पीपल के पास बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अलग अलग तरह की है, और ये नॉलेज उनके पास कई सौ सालों से है। इंडिजिनस मेथड में जो ज़मीन को जो मैनेज करने का तरीका होता है यानी सॉइल मैनेजमेंट और उनका कल्टीवेशन मेथड, इरिगेशन मेथड, क्रॉप ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री और जो दूसरे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं जैसे कि हार्वेस्टिंग और फिर उसके बाद जो स्टोरेज, वो सभी बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल वे में वो लोग करते हैं। और 1980s की रिसर्चेस में हमने ये पाया है कि इंडिजिनस नॉलेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसमें कि हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल वे में मिल पाती है। और CGIAR यानी कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और इंडिजिनस नॉलेज जो कि एक लोकल पॉपुलेशन के पास होती है उसे साइंस के साथ मिक्स करने का सोचा। अफ्रीका में लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ा। सॉइल कैरेक्टराइजेशन और सॉइल मैनेजमेंट को लेकर इन्होंने लोकल पीपल की भागीदारी को बढ़ाया, जिससे कि इन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। वहीं इंडिया में भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का फोकस ऐसे रिसर्च के ऊपर गया जो कि इंडिजिनस नॉलेज के ऊपर गया, जैसे कि इंडिजिनस पीपल जो अलग अलग प्लांट्स या दूसरी चीज़ों का यूज़ करते थे एज पेस्टिसाइड्स और रेजिस्टेंस
जिनका कि कुछ एग्जाम्पल है कि ड्रिप इरिगेशन, और इंडिया में ही फिर एनजीओज़ ने लोकल फार्मर्स के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया, उनके साथ कोलैब्स की और उनसे जो उनकी नॉलेज थे वो शेयर की, और एनजीओज़ ने इरिगेशन मेथड्स और क्रॉप कल्टीवेशन को प्रमोट किया। इस तरह से इंडिजिनस नॉलेज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में देखने को मिला। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिसेंटली हमें ये देखने को मिला कि इंडिजिनस नॉलेज को हम एक तरह से यूज़ करके बायोडाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं। इसीलिए लोकल पीपल के जो नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए साइंटिस्ट्स ने नए स्पीशीज़ को डिस्कवर किया, जिसका कि एग्जाम्पल है प्रीमेट स्पीशीज़, जिसको कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रिसेंटली डिस्कवर किया गया, और अनग्यूलेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, और प्लांट स्पीशीज़ थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स। इसी तरह से 1980s और 1990s में टैक्सोनॉमिक नॉलेज ने फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चरल कंपनीज को अट्रैक्ट किया बायो प्रोस्पेक्टिंग को लेकर। इंडिया और मैक्सिको में इथनोबोटैनिकल रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया गया। इथनोबोटैनिकल रिसर्च के ऊपर फोकस करके सैक्रेड ग्रोव्स, जो कि पूरी इंडियन कंट्रीज में पाई जाती हैं, उस चीज़ को मैनेज करने और उससे लोकल पीपल कैसे मैनेज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दिया। और इन ग्रोव्स का एक स्पेसिफिक पॉकेट्स होता है, एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट होता है जहाँ की ये ग्रोव्स ही पाए जाते हैं, ये सैक्रेड ग्रोव्स, और इनका यूज़ कॉमन पीपल नहीं कर सकते हैं। और इन जंगलों में जो पेड़ होते हैं उन्हें काटा भी नहीं जाता है, और ये सारे प्रोहिबिशंस के वजह से ही इन्होंने इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया। पैसिफिक आइलैंड में भी ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर रिसर्चेस किए गए और मरीन रिसोर्सेज की एरियाज़ को, उनके सिस्टम को देखा गया, उनके ऊपर रिसर्च किया गया, और इन स्टडीज़ ने फोकस किया ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर, मरीन स्पीशीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर, जिसमें कि उनके रहन सहन का तरीका, उनके एग्रीगेशन, उनका बिहेवियर, उनके जो माइग्रेशन का तरीका है और उनका क्लासिफिकेशन, ये सभी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा इन्होंने इंडिजिनस कंजर्वेशन और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी रिसर्च किए, जो कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए अडेप्ट किए गए थे इनके द्वारा। थर्ड है आर्टिसनल टेक्नोलॉजीज़। गांव और नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ के जो आर्टिशियंस होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें और बहुत ही अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। आर्टिसनल प्रोडक्ट्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट वीविंग, लेदर वर्क, मेटल वर्क, पॉटरी, वुड वर्क एक्सेट्रा, ऐसे कई सारी चीज़ें वो लोग बनाते रहते हैं। और इनके नॉलेज और स्किल को सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास या उन फैमिलीज़ के पास या उन कम्युनिटीज़ के पास ही ये स्किल या ये नॉलेज होती है कि वो चीज़ें वो कैसे बनाते हैं, जैसे कारपेट वीविंग, लेदर वर्क, पॉटरी, वुड वर्क, और ये सारे काम उनके फैमिली ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। और वो फैमिलीज़ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ऑक्यूपेशन को ट्रांसफ़र करते जाते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। और ये सारे नॉलेज वो लोग सिर्फ उनके लोकल एरियाज़ में जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं को यूज़ करके कुछ वो आउटपुट बनाते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, ऐसे छोटे छोटे फैमिलीज़ जो कि अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कई सारे रूरल यानी गांव के एरियाज़ में या ट्रिबल एरियाज़ में मिल जाएंगे। तो इन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ होते हैं जो कि रूरल और ट्रिबल एरियाज़ में मिलते हैं, वो जंगल में मिलने वाले प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज़ करके घर, बोट,
कपड़े, स्टोरेज और दूसरे हाउस होल्ड गुड्स बनाते हैं। और इनकी ये जो बनाई हुई चीज़ें होती है ये बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल होती हैं और ये इन्हें बनाने में उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो आसानी से डिग्रेड हो सकती है और वो लोकली मिल जाए और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है और वो रिन्यूएबल होती है और वो लो कैपिटल इनपुट्स में बनी हुई होती है, यानी उन्हें बनाने में खर्चा भी कम आता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही हैं। इन्हें ये इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो कंपटीशन है उसका सामना करना पड़ता है और इंडस्ट्रियली चीज़ें जो बनती है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और जल्दी बन जाती है, तो ये लोगों को ख़रीदने में भी सस्ती पड़ती है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल गुड्स ने इन लोगों को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है और इसी वजह से ये जो आर्टिसनल मेथड से चीज़ें बन रही है वो वैसी की वैसी ही बन रही है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इनमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्हें धीरे धीरे ख़त्म कर सकती है। इंडिया में इंडियन पीपल को ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों ये आर्टिसनल टेक्नोलॉजी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचाने के लिए ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ की NGOs ने इन लोगों को हेल्प करने का, इन आर्टिसनल पीपल को हेल्प करने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए हैं। एशियन रीजन में बहुत से प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बनाए गए जिसका टाइटल था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कि इन्हें एक अच्छा बेस मिला अपने आप को बिल्डअप करने का, जिसका एग्जाम्पल है लेबोरेटरीज ऑफ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, और ये काम करती है बहुत से रूरल कम्युनिटीज़ के लिए टू अंडरस्टैंड देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड अपग्रेड देयर ट्रेडिशनल स्किल्स विथ इनपुट्स ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड अप्रोचेस, यानी इन्हें इन आर्टिशंस को साइंटिफिक टूल्स और अप्रोचेस का मदद दिया जाता है। अलग अलग रीजियंस को स्टडी किया जाता है, वहाँ की प्रॉब्लम को स्पेसिफाई किया जाता है और उन्हें उनके अकॉर्डिंगली साइंटिफिक इनपुट से मदद मिलती है ताकि ये लोग अपना काम करते रहें। और इनके द्वारा किए गए काम जिन्होंने ब्रॉड एरियाज़ को कवर किया है, ऐसे कुछ एफर्ट्स हैं पोस्ट हार्वेस्ट एग्रो टेक्नोलॉजीज, कल्टीवेशन एंड प्रोग्रेसिंग ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, फूड टेक्नोलॉजीज, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, लो कॉस्ट हाउसिंग, लेदर एंड एनिमल वेस्ट यूटिलाइजेशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड रूरल आर्टिशियंस, टेक्नोलॉजीज फॉर अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ एंड मेडिसिन। हमने देखा है कि मेडिसिन को लेकर जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज थी इंडिया में या फिर वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे कि हम देखते हैं आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, ये सारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज हैं और इनको एक्टिवली सपोर्ट किया जाता है, इनको लेकर रिसर्चेस की जाती हैं। चाइना में चाइनीज़ और तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये पूरी हेल्थ केयर का सीन है, यानी पूरे चाइना में चाइनीज़ और तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम को अपनाया जाता था और इन सारे इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी एक्सेप्टेंस पा ली है। USA में प्लांट मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, और हम देखते हैं कि 25% ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंपोनेंट इसमें प्लांट मटेरियल्स का यूज़ ही किया जाता है। और हम देखेंगे कि जो एलोपैथी सिस्टम है मेडिसिन का, जो कि साइंस के ऊपर बेस्ड है, वो भी ट्रेडिशनल नॉलेज में कहीं ना कहीं उसकी जड़ें हैं, यानी वो भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड है। जो शुरुआती मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे वो लोग अपना इंफॉर्मेशन, जो कि हर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी उनकी, वो अपने पेशेंट्स को उन हर्ब्स को देकर, जो कि लोकली अवेलेबल जो हर्ब्स होते थे, वो अपने पेशेंट्स को ठीक करते थे।
और उनके ऊपर वो टेस्ट करते थे इनके इफ़ेक्ट्स को। और आज जो साइंटिस्ट दवाइयाँ बनाते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ, उनमें भी इन हर्ब्स का यूज़ किया जाता है। और ये नॉलेज उन्होंने उन्हीं ट्रेडिशनल पीपल की नॉलेज को यूज़ करके बनाया है। अलग अलग केमिकल्स को केमिकल इंजीनियरिंग की मदद से लैब्स में टेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की जाती हैं। और ये सारी जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट्स से ही मिलती हैं, जैसे कि एस्पिरिन, क्विनिन, रेस्पिरिन, डाइगोक्सिन, ये सारी दवाइयाँ प्लांट्स से मिलती हैं। और प्लांट से मिलने वाली जो ड्रग्स है उनका जो इन्वेस्टिगेट करने का मेथड है उसे बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और आजकल बायोप्रोस्पेक्टिंग बहुत ही ज़्यादा फार्माक्यूटिकल और न्यूरोक्यूटिकल कंपनीज का एक इंटरेस्ट का मुद्दा बन गया है। और ये लोग न्यू ड्रग्स प्लांट्स से बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ तक कि क्यूरेटिव मेडिसिन के अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स, इन सब को बनाने में भी ट्रेडिशनल नॉलेज की हेल्प ली जा रही है। इसी वजह से ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ मेडिसिन लाइन में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, पार्टनरशिप बिटवीन साइंटिफिक कम्युनिटी एंड इंडिजिनियस पीपल। तो साइंटिफिक कम्युनिटी और इंडिजिनियस पीपल के बीच में पार्टनरशिप तभी पॉसिबल है जब साइंस से रिलेटेड पीपल इंडिजिनियस पीपल को कुछ अच्छा शेयर देने की कोशिश करते हैं, यानी उनको उनके इस नॉलेज के बदली अच्छा रिवॉर्ड और अच्छे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तभी तो वो लोग अपने नॉलेज को इनके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए जो पहली बात है वो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी को इन ट्रेडिशनल पीपल के नॉलेज को गेन करना होगा और अपने साइंटिफिक रिसर्च में इनके अकॉर्डिंगली इन्हें थोड़े चेंजेस करने होंगे, जिससे कि इनका जो ट्रेडिशनल डिवाइड है, जो नेचुरल और इनके जो एक्सचेंजेस होंगे जो नॉलेज के, उन नॉलेज के ओनरशिप को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। तो उस ओनरशिप को भी समझने और एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होगी। जो ट्रेडिशनल नॉलेज के ओनर होंगे उन्हें पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। लोकल लेवल पे कोलैबोरेशन के अलावा इन्हें अपने कोलैब्स को बढ़ाकर नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज़ और लोकल अथॉरिटीज़ और बिजनेस लेवल और इंडस्ट्री लेवल और NGO और जो भी अप्रोप्रिएट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उस हद तक इन्हें अपने कोलैबोरेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल नॉलेज को। और इसको लेकर नीचे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि यहाँ अप्लाई होने चाहिए। ये इंश्योर करना कि ट्रेडिशनल नॉलेज के होल्डर्स की पार्टिसिपेशन पूरी तरह से हो और इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, और ये पार्टिसिपेशन उनकी हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की स्टेजेस में होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसके हर एक स्टेज में इन ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स की भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सो नंबर 1 इज़ टू एंश्योर द फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, प्लान्स and programs alongside the technological community. Number 2, acknowledge and respect the social and cultural basis. Number 3, recognize the rights of traditional people to own, regulate access and share benefits of their unique sets of knowledge, resources and products. Number 4, ensure that traditional knowledge holders are fully informed of potential partnerships and that these are only entered into with prior informed consent. Number 5, promote training to equip young scientists and indigenous people to carry out research on traditional knowledge. Next question है, discuss the institutional mechanisms existing in the South Asian region for achieving sustainable development. Or discuss the major initiatives of SAARC
to bring about regional cooperation for environmental protection। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनफोर्स करने के लिए बहुत से रीजनल लेवल पर एसोसिएशंस इस्टेब्लिश किए गए थे। उसी तरह से साउथ एशियन रीजन में भी बहुत से एसोसिएशन बनाए गए थे। इन्हीं में से एक है सार्क। फर्स्ट वाले के आंसर में हमें पूरा आंसर लिखना होगा सार्क और साप्ता दोनों के बारे में, क्योंकि दोनों ही साउथ एशियन रीजन के एसोसिएशंस हैं जो कि बनाए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनफोर्स करने के लिए साउथ एशियन रीजन में। और सेकंड वाले क्वेश्चन जो है इनिशिएटिव्स ऑफ सार्क, इसमें सिर्फ हमें सार्क के बारे में लिखना है कि सार्क का क्या क्या इनिशिएटिव था रीजनल कोऑपरेशन को लेकर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सार्क क्या करती थी, वो रीजन के जो कॉमन पीपल होते थे साउथ एशियन रीजन के, उनकी प्रॉब्लम्स जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स और उनकी इंटरेस्ट और उनकी एस्पिरेशंस के बारे में देखती थी और उसको एनहांस करती थी और कोऑपरेट करती है। सार्क में हालांकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के मुद्दों को लेकर कोई भी बातें नहीं ऐड की गई हैं सार्क चार्टर में। इसमें सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में बात किया गया है और उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में बातें की गई है। सार्क चार्टर बातें करता है कोलैबोरेशन प्रमोशन की और म्यूचुअल असिस्टेंस की, जो कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक फील्ड्स में होनी चाहिए साउथ एशियन रीजन में आपस में। और यहाँ एनवायरमेंटल फील्ड्स के बारे में कोई बातें नहीं की गई है, लेकिन हम पाते हैं कि एनवायरमेंट को लेकर भी यहाँ कुछ चीज़ें की गई थी आगे चलकर। तो यहाँ एनवायरमेंट पहली बार डिस्कस किया गया था काठमांडू में 1987 की जो सुमित हुई थी, सार्क सुमित, जो कि थर्ड सुमित था, उसमें एनवायरमेंट को लेकर पहली बार बात की गई थी। और इसमें बात किया गया था कि कैसे एनवायरमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिग्रेड हो रही है, जिसमें कि उसके मेंबर कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके बारे में बात की गई थी। और ये डिसाइड किया गया था कि रीजनल कोऑपरेशन किया जाएगा इस डायरेक्शन में, ताकि हम एनवायरनमेंट फील्ड में भी कुछ काम कर सकें। तो यहाँ आप सार्क के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है साप्ता। साप्ता का फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 1995 दिसंबर में सार्क के मेंबर्स ने मिलकर बनाया था। और ये एक कोशिश थी ताकि वो लोग रीजनल ट्रेड के जो लिंक्स हैं साउथ एशियन रीजन में उसको और अच्छा कर सकें। और ये जो साउथ एशियन रीजन के ये कुछ कंट्रीज़ जो कि बहुत ही कम डेवलप्ड नेशंस थे, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव्स, इनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था ताकि उन कंट्रीज़ के साथ अच्छे ट्रेड लिंक्स इस्टेब्लिश किए जा सके। और वहाँ 3 राउंड हुए थे ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर और ट्रेड कंसेशंस, गुड्स और सर्विसेज को लेकर ट्रेड कंसेशंस हुए। 226 कमोडिटीज़ को फर्स्ट राउंड में ट्रेड करने के ऊपर एक फ़ैसला लिया गया कि पहले शुरू में हम 226 कमोडिटीज़ को ट्रेड करेंगे। और आगे चलकर थर्ड राउंड में ये नेगोशिएट हुआ कि 3456 कमोडिटीज़ को हम ट्रेड कंसेशन के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन फर्दरिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल अब इंडिया में पूछा गया है, जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर इनका रोल था। इसमें पहला है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में हम एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं लोगों के एनवायरमेंटल मूवमेंट का इंडिया में। और ये मूवमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर 1970s में। ये चिपको मूवमेंट 1970s में उत्तर प्रदेश के पहाड़ पर हमें देखने को मिला था।
और ये वही टाइम था जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के बारे में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में एक ऑब्जेक्टिव उठाया गया था, एक ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ज़्यादा ध्यान देना है। और ये चीज़ क्यों सोचा गया था, क्योंकि 1970s में अलकनंदा के रीजन में बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आ रहे थे और फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और वहाँ के लोगों ने ये चीज़ ध्यान दिया कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, तो उन्हें पता चला कि ये कमर्शियल लॉगिंग का नतीजा है। कमर्शियल लॉगिंग मीन्स कटिंग ट्रीज फॉर सेल एज टिम्बर और पल्प, मीन्स ट्रीज को कमर्शियल यूज़ के लिए काटना, जिसकी वजह से कि डिफॉरेस्टेशन क्रिएट हो रहा था उस एरिया में, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स और बाढ़ आ रहे थे। इलाहाबाद की सरकार ने एक स्पोर्ट के सामान को बनाने वाली कंपनी को वो अलकनंदा वैली का वो वाला छोटा सा एक फॉरेस्ट का प्लॉट दे दिया था, जहाँ की वो लोग जंगल काट कर अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने वाले थे। और ऐसा करने से वहाँ के जो लोकल एरिया के जो भी गांव के रहने वाले लोग थे, वो लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। और इस मूवमेंट का जो ताकत है वो उसकी सिंप्लिसिटी ही है। वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन थी वो लोग सोचते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ के जंगल और पेड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन पेड़ों को गले से लगा लिया। जब वो कॉन्ट्रैक्टर की जो गाड़ियाँ वहाँ आती है पेड़ों को काटने के लिए, तो वो सभी पेड़ों से चिपक जाते हैं ताकि वो लोग उन्हें काट ना पाए। और ये मूवमेंट गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड थी, गांधी के सत्याग्रह के जैसे। इस मूवमेंट ने यूनिवर्सल अपील इस्टेब्लिश की, जिसमें कि उसी के ही जैसे और भी दूसरे प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पर देखने को मिले आगे चलकर। चिपको मूवमेंट ने इसी तरह से एपिको मूवमेंट को इंस्पायर किया था। और ये एपिको मूवमेंट साउथ इंडिया में 1980s के शुरुआती टाइम में देखने को मिला हमें। एपिको मूवमेंट उत्तरा कन्नड़ा में हुआ था और ये एक रिस्पॉन्स था वहाँ के पीपल का एक कमर्शियल फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर, जिस फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग मोनोकल्चर प्लांटेशन को प्रमोट किया जा रहा था, जिसमें कि सिर्फ टीक और यूकैलिप्टस इन्हीं पौधों को लगाने के बारे में बात की जा रही थी और वहाँ के ट्रॉपिकल नेचुरल फॉरेस्ट को हटाने की बातें की जा रही थी। और ये लोकल पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि लोकल पीपल उन्हीं नेचुरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने फ्यूल और फॉडर के लिए। और वहीं ऐसा करने से वहाँ का सॉइल इरोजन और वाटर रिटेंशन को भी खतरा था। वहाँ का सॉइल इरोजन होता और वाटर रिटेंशन में भी दिक्कत आती। वहाँ के सालकानी विलेज में रहने वाले एक एपिको चालू वाली ने इस एपिको मूवमेंट को स्टार्ट किया, चिपको मूवमेंट को देखने के बाद और वहाँ से इंस्पायर होने के बाद। और इसमें भी इन्होंने चिपको मूवमेंट की ही तरह पेड़ को गले से लगा लिया और वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर अपना प्लान विथड्रॉ करना पड़ा। सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल बेल्ट्स में भी ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिले। इसी तरह के मूवमेंट्स दूसरे जगहों पर भी देखने को मिले, जिनमें से कि फिशरीज़ की एरिया में भी हम देख सकते हैं ऐसे मूवमेंट। 1990s के टाइम में बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद वहाँ के नर्मदा रिवर के ऊपर बने तावा डैम के जो पीपल थे जिन्हें वहाँ से हटा दिया गया था, उनके फिशिंग राइट्स वो लोग फिर से सक्सेसफुली लेने में सफल हो गए। और इसका एक अगला एग्जाम्पल है, बहुत सारे हमने प्रोटेस्ट देखे जिनमें कि लार्ज डैम्स बनाने के जो प्रोजेक्ट्स आए थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। लोगों ने इसके लिए भी मूवमेंट्स किए। फिर वहीं हमने कोयल कारो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन जो झारखंड की और बिहार रीजन की थी उनके ऑपोजिशन को देखा। फिर हमने देखा कि साइलेंट वैली हाइड्रो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि केरला में होने वाला था, उसमें जब लोगों को पता चला कि वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन को खतरा है, तो वहाँ के केरला शास्त्र साहित्य परिषद ने, जो कि ऑर्गेनाइज होकर एक कैंपेन चलाया। इसके अलावा हमने देखा नेशनल कैंपेन जो कि चलाए गए थे बड़े बड़े डैम्स के अगेंस्ट में। तो इसी तरह से हमने देखा बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रोल जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर इंडिया में हुए थे। अब इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स है जो कि M.Ed 002 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें आप देखकर पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं।